स्वागत है दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो सीधा हर घर की रसोई और आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है। आज बाजार में चीनी के दाम कई जगह 70 से 80 प्रति किलो पहुंच चुकी है। हर घर में चाय बनती है, मिठाई बनती है, रोज़मर्रा का सामान खरीदा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये मौसम का असर है, सीजनल डिमांड है या मानसून की वजह से दाम बढ़े हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या फिर इसके पीछे एक और बड़ी पॉलिसी का असर छुपा हुआ है? आज हम बात करेंगे E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर, एक ऐसी पॉलिसी जिसे ग्रीन डेवलपमेंट और फ्यूल सिक्योरिटी के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या इसी पॉलिसी का असर चीनी के साथ साथ दूध, मुर्गी और अंडों के दामों पर भी पड़ रहा है? क्या फूड वर्सेस फ्यूल की बहस अब सच बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका बोझ आखिर आम आदमी ही उठा रहा है? इन तमाम सवालों के पीछे असली सच समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस ए इसाकी सर। आज हम इस मुद्दे की पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश करेंगे। दावे क्या है, हकीकत क्या है और असल में हुआ क्या है। इसाकी सर, कैंडिड टॉक करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत। सर चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। इसाकी सर, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आज रिटेल मार्केट में कई जगह चीनी के दाम 70 से 80 प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। सरकारी तरफ से कहा जाता है कि ये सीजनल डिमांड और मानसून का असर है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और महसूस कर रहे हैं लोग। आप हमारे व्यूवर्स को यह समझाएं कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई है? क्या ये वाकई सिर्फ मानसून का असर है या फिर इसके पीछे और भी बड़े कारण हैं? अच्छा, तो पहले गवर्नमेंट ये जो बढ़ती हुई चीनी का दाम, मतलब शक्कर का दाम जो है जी तो कई जगह चीनी के वहाँ भी बोला जाता है, शक्कर भी बोला जाता जी है। जी तो जी वाइट शुगर पर्टिकुलरली जो अपन आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो जो वाइट शुगर है। अब दूसरे भी कई किस्म के शुगर आए, मगर मेन जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो चावल गेहूं के साथ में जो जुड़ा हुआ रहता है वो तो जी चीनी है। तो वे चीनी का दाम बढ़ाने के एकदम अचानक से क्यों बढ़ रहा, जी इसका मेन जो है सब लोगों को लेके ये हर एक इसके पर अब ऑलरेडी पिछले 10-15 दिन से जो है इसके बारे में बहस छिड़ी हुई है। लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों बढ़ी हुई, क्या है बोल के। थोड़े लोगों को पूरा मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल्स है वगैरह वगैरह, मेन स्ट्रीम तो कुछ बात नहीं करता। अलबत्ता अपने जैसे यूट्यूब चैनल्स में जितने भी है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों, वजह क्या है एक्चुअल वजह। देखो, मौसम कभी कभी बिगड़ जाता तो फसल कम हो जाती गन्ने की, तो दामों के बीच में थोड़ा बहुत असर आता। उसी तरह जो वो ये मौसम का असर के वजह से प्राइस के ऊपर वो चेंजेस आने का जी रहता जी जो दाम ऊंच में। नीच कुछ होती है। इसी तरह त्योहार आए वक्त जो है मिठाई सीजन वगैरह बढ़ते, ज़्यादा डिमांड लोगों थोड़ा की डिमांड बढ़ ज़्यादा जाता बढ़ता है। है तो इसलिए रेट लेकिन भी बढ़ जाता है। रेट बढ़ता वो जनरली वो जी 1 रुपया 2 रुपये के जी जी इधर उधर चलते रहता, कभी कभी मैक्सिमम 5 रुपये जी इधर थोड़ा सा भाव में। तो कभी कहीं जाऊँ, पिछले साल यही दिनों में 45 रुपये से लेके 50 रुपये 55 रुपये के बीच में भाव हुए। हाँ वही जो है लास्ट मंथ आपको अप्रैल तक भी वही कंटिन्यू हुआ था रेट। लेकिन अचानक अप्रैल के बाद से स्लोली बढ़ते हुआ, लेकिन पिछले 20 दिन में 20-25 दिन में 20 रुपये तक शूट अप हो गया, और ये 2 दिन में और भी बढ़ के रहता। जी तो इसकी वजह पहले जो है ये 2 चीज़ अपन इनकार नहीं कर सकते कि मौसम का, लेकिन असली वजह ये एक ही नहीं है। तो जनरली ये होता कि भाई जैसा ही गन्ने का फसल का सीज़न रहता, जी क्योंकि मेन चीनी किससे बनती, गन्ने से बनती है। बनती है। तो ये गन्ने का फसल में जब भी बनता तो इंडियन गवर्नमेंट एक सिस्टम क्या है, जितना भी चीनी जी ये जो शुगर मिल्स पूरे अपने इंडिया में जितने शुगर मिल्स हैं, जहाँ जहाँ चीनी बनता वहाँ से एक परसेंटेज ऑफ चीनी को निकाल के फूड सिक्योरिटी के तौर पे गोडाउन्स में भरे रखती। जी तो जब भी ऐसा त्योहार का मौसम आ गया या नहीं तो मौसम में कुछ मौसम बिगड़ गया, फसल कम होने का अंदेशा है, तो क्या करते हो, गोडाउन से जो है चीनी निकाल के मार्केट में डंप कर देते हो। ट्रे क्या बोलते दाम जो है मेंटेन होता, मतलब 1 रुपया 1.5 रुपया इधर उधर में मेंटेन हो जाता। लेकिन इस बार वजह सिर्फ यही नहीं है, असली वजह जो है वो E20 पेट्रोल का है।
E20 का पेट्रोल है बोले तो आपको क्या बता रहे हैं कि आपको हम सस्ता पेट्रोल मुआयना करने के लिए और ग्रीन एनर्जी मतलब पोल्यूशन कम करने के लिए हुकूमत जो है एथेनॉल ब्लेंड करके मतलब जो पेट्रोल है पेट्रोल में गन्ने का रस, इथेनॉल बोले तो गन्ने के रस से निकलता हुआ ये उसको जो है मोलासिस जो गन्ने से रस निकालने के बाद ही चीनी बनता आप जी वो चीनी बनने के बजाय खाली रस में जो है थोड़ा कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के जैसा मिलकर उसको एथेनॉल बना के जो है पेट्रोल में मिक्स करके आपको बेच रहे। बेचने की वजह से क्या होता बोले तो आपको फॉरेन से जो है फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव कर सकते, क्योंकि पूरा जितना भी पेट्रोल बनाने के लिए जो भी आपको क्रूड ऑयल है वो तो डॉलरों में ख़रीदना है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए हम एथेनॉल ब्लेंडिंग बोल के लेके आए। तो इसमें से एक बड़ा फ़ीसद हिस्सा गन्ने के फसल का बड़ा हिस्सा जो है तकरीबन पूरे इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो गया, तो उसका सबसे बड़ा असर है। और आगे और इसमें और मज़ीद तफसीलात है, तो आपका अपन जी जी जैसा जी, जैसा तो सवाल पूछते ठीक है, रहते हम लोग दूसरे सवाल के अंदर जाते तो हैं। जब जाते जी जब जी। तो इसका करेंगे। हाँ तो इसाक़ी सर, एक और बात लगातार चर्चा में है जी कि कहा जा रहा है कि इथेनॉल बनाने के लिए अब सिर्फ गन्ना ही नहीं बल्कि मक्का और चावल का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब अनाज का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो फिर चीनी के दामों पर इतना असर क्यों देखने को मिल रहा है? क्या इथेनॉल पॉलिसी और शुगर सप्लाई के बीच कोई सीधा संबंध है उसका? वही मैं पहले अपने बातचीत में हुआ कि गन्ना का बड़ा हिस्सा जो है जी। इथेनॉल बनाने में भेज दिया गया। जैसा ही फसल होते ही ये जो भी जितने भी शुगर मिल्स है वो लोगों को बोले कि आप इथेनॉल में इस्तेमाल करो इसको, जी। शुगर का प्रोडक्शन कम कर लो और इसमें कर लो, इस पे आपको अच्छा दाम मिल जाएगा बोल के। तो अब शुगर से भी ज़्यादा मोलासिस जो एथेनॉल कन्वर्ट करके अब बेच रहे, तो शुगर मिल वालों को क्या फ़ायदा, तो शुगर मिल्स फ़ायदा देख लिए तो इमीडिएटली उसमें से जो है ज़्यादातर हिस्सा पूरा क्रशिंग वास और शुगर में से क्रशिंग वास और शुगर केन में से जी हाँ। जो ज़्यादातर हिस्सा मोलासिस मतलब इथेनॉल बनाने के लिए चले गया। तो जब ये लोग गवर्नमेंट नोटिस करी कि भाई उन लोगों को जब जहन में आया, मतलब जब पानी पैर तले आ गया, मतलब सर से गुजरने चुका, तो उस वक़्त वो लोगों को समझ में आया कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही। तो इसीलिए इमीडिएटली क्या करें, नए सिर्फ गन्ना ही नहीं, अब मैज़ मतलब मक्का और ब्रोकन राइस बोलते तो अपन कनकी बोलते हैं ना, जी जी जी। वो ब्रोकन राइस, तो उसमें टूटा हुआ चावल, तो इसको लेके आप इमीडिएटली इथेनॉल ब्लेंड कर दो बोल के, मतलब अब गन्ने से बन सकता है इथेनॉल और मक्का ऐसा बन सकता है, और ये ब्रोकन राइस ये इसके लिए भी हम आपको अच्छा रेट दे देंगे, मतलब मिल्स को फ़ायदा कर देंगे। तो वो लोग क्या करें, इमीडिएटली मार्केट से मैज़ उठा लिए। तो इंडिया में जितने भी कैटल मतलब गाय भैंस है और मुर्गी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उसका फीड जो है 60% ऑफ फीड मैन्युफैक्चरिंग ये मेज़ के ऊपर है, मतलब मकई के ऊपर है। और उसमें कई जगह ये ब्रोकन राइस भी उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि वो फीड मिक्सिंग में। तो ये दो के ऊपर असर करते ही क्या हुआ, सीधा कैटल ग्रोअर्स बोले तो डेयरी इंडस्ट्री जी जी और पोल्ट्री इंडस्ट्री, उसके ऊपर असर हो गया। तो अब वो बेचारा ये बड़े सो चारा मतलब गाय और मुर्गी का चारा का दाम अगर बढ़ गया, तो फिर वहाँ को वो पूरा बोझ कहाँ से उठाएंगे, पोल्ट्री और कैटल फार्मर ग्रोअर, डेयरी फार्मर जो भी है, पोल्ट्री का डेयरी का फार्मर, इमीडिएटली वो जो है आपको ट्रांसफ़र कर देता, मतलब एंड कंज्यूमर को। जी। तो इसीलिए आपको अंडा 8 रुपये चले गया तकरीबन, कई जगह 9 रुपये भी बेच रहे बोल रहे मतलब ऑनलाइन में वगैरह, और अब ऑनलाइन में तो 10-12 रुपये में बिक रहा, अलग बात है। तो अब रिटेल मार्केट में आप जाके सिंगल अंडा ख़रीदे तो 8 रुपये है, अगर पूरे 30 में ख़रीदे तो 7 रुपये के। इसमें यही अंडा जो है लास्ट ईयर कितना था, आज कितना हो गया। उसी तरह चिकन के रेटों में तो लास्ट मंथ तक आपको कितनी बढ़ोतरी दिखी थी। ये पूरा क्या है, चेन है ये, आप ये सप्लाई चेन में एक जगह आप जो है सुराख कर दिए, तो उसका असर अब कहाँ तक हुआ। यहाँ जाने के बाद में डेयरी दूध का रेट बढ़ गया 2 रुपये 3 रुपये। तो आपकी अब खाली गवर्नमेंट के एक बेवकूफ़ाना पॉलिसी की वजह से, मतलब सोचा समझे बगैर
एक डिसीजन को बगैर इम्प्लीमेंट प्लानिंग कर के देना। बगैर प्लानिंग के बगैर आगे प्लानिंग होता के क्या क्या उसके होता, बाद, जी हाँ, असर एक क्या एक एक निकलता। एक एक्सरसाइज करना है कि भाई ये अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, हम्म। इसके एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, हम्म। फायदे क्या सो है, मार्केट पे नुकसान क्या असर पड़ सकता क्या है। असर पड़ सकता बोल जी के। हाँ, जैसा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो सब नहीं देखा गया। हाँ, अब मार्केट में जितना भी ये शुगर का होलसेल रेट है, जी होलसेलर कभी भी मार्केट में जो चेंजेस आते हैं उसके ऊपर नज़र रखता। जी हाँ। तो जैसा ही चेंज नज़र आया कि शक्कर के प्रोडक्शन कम हो गई, तो इमीडिएटली उसके पास ऐसे स्टोर्स को क्या करता, स्टॉक को कहीं ना कहीं छुपा देता, मतलब उसको ब्लैक जी हाँ। ब्लैक मार्केटिंग हो जाती। तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाता, क्योंकि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड है जी ना। जी। तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई में घाटा है, हम्म। डिमांड बाहर ज़्यादा है। तो यही चीज़ पूरा जो है अब ये अब ऑलरेडी आप पेट्रोल का दाम तो कितना तक लेके चले गए। पहले क्या बताए थे, पेट्रोल 15 रुपये में देंगे हम, है ना। आज वही मंत्री साहब जो मंत्री इसके जिम्मेदार हैं, जो इथेनॉल के वजह से पूरा इतना उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उन आज क्या बोल रहे हैं, आज अनलेडेड पेट्रोल मार्केट में कितना मिल रहा, 170 रुपये मिल रहा, खरीदो आप बोल के सलाह फ्री में दे दे रहे उन्होंने। तो 170 रुपये में आप पेट्रोल ख़रीद के आप कितने किलोमीटर उसको इस्तेमाल करते हैं, आपका तनख्वाह क्या है, आपका पॉकेट कहाँ तक परमिट कर सकता। जबकि आप बोले कि 60 रुपये में 15 रुपये में लीटर देते बोले, तो 170 रुपये में आप ख़रीदो बोल रहे। उसी तरह इलेक्शन से पहले आपका डिमांड क्या था, 60 रुपये पेट्रोल चले गया तो आप 2014 में 60-65 रुपये ही था ना, 59, 60, 60, 65 इलेक्शन तक क्या बोलते, 60 रुपये ही इतना बड़ा हंगामा करके छोड़ दिए थे। फिर आज 160 रुपये को अनलेडेड पेट्रोल, मतलब पावर जी हाँ जी। पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल समझो। तो फिर नॉर्मल पेट्रोल तो आप तो 115, 117, 118 एरिया के वजह से जी, एक जी। हिसाब से आपको तो तकरीबन 120 रुपये तो आप जेब से निकाल के दे रहे नॉर्मल पेट्रोल को भी। जी हाँ। तो आप इस चेन में देखिए एक सिर्फ कम से कम एक जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी बोले तो गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा है शायद, इसके पीछे कौन कौन बेनिफिट हो रहे, कहाँ कहाँ किसके बेनिफिट में इसका फ़ायदा कौन खा रहा, मतलब इसका क्रीम, इसका मलाई किसको पहुँच रहा, कामन मैन तो पिसाई जा रहा, लेकिन फिर मलाई पूरा खाने वाला कोई अलग ही बैठा हुआ होगा ना। जी जी। तो डिसीजन से किसको फ़ायदा हुआ मेनली। तो अगर हम लोग इथेनॉल के लिए अनाज का इस्तेमाल बढ़ता है जी, तो उसका असर चीनी तक सीमित नहीं रहता। नहीं रहता। तो लोग कह रहे हैं कि दूध, मुर्गी और अंडों के दाम भी इसी दौरान बढ़े हैं, जी। जैसा आप बता रहे थे। जी, तो हमारे व्यूवर्स को आसान भाषा में बताएं कि मक्का और दूसरे अनाज के दाम बढ़ने का असर क्या क्या कहते हैं, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर जो होता है ना, तो उस पे कहाँ असर होता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें महंगी होती है तो उस पे क्या असर हो सकता है और जनता उसको कैसे स्वीकार कर सकती है, इस पे रोशनी डालिए। तो मेनली अब आप जैसा मैं बताया कि 60% ऑफ दी जितना भी जी मकई का जो प्रोडक्शन आता है जी। उसमें 60% जो है तकरीबन जितना, यानी तो ऐसा समझो कि भाई ये गाय भैंस मुर्गी जो खाते हैं चारा, जी वो चारा बनने का जो प्रोसेस है जी उसमें उसका मेन इंग्रेडिएंट, मतलब असली उसमें चीज़ जो है, जी रॉ मटेरियल जो है वो है मेज, मतलब मकई, जी हाँ। मकई जो, तो उससे जो है आपको ये फीड बनता है उसमें, और ये दिगर थोड़ा सा ये ब्रोकन ये भी मिलता है, गेहूँ भी उसमें मिलाते, बाजरा मिलाते, ये कई चीज़ें हैं वो मिक्स होते उसमें, थोड़ा सा पोल्ट्री फीड में जाने उसमें कुछ ड्राई फिश भी मिक्स होता वगैरह वगैरह, मगर मेन इंग्रेडिएंट जो है ये है। तो इसमें से आप बड़ा फीसद हिस्सा जो है आप पेट्रोल में मिक्स करने के वास्ते, इथेनॉल के तैयार के वास्ते भेज दे रहे। तो अब क्या हो गया, वो उसका सप्लाई कम हो गया। जी। तो जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है कि कैटल और पोल्ट्री फीड बनाने वाला, जो मैन्युफैक्चरिंग जो तो कंपनी वाला है, उन्हें उसको ज़्यादा दाम से ख़रीदना पड़ रहा उसको मक्का। तो क्या करेंगे उन्हें, वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डालेंगे, ये जो उसके पास से जो चारा ख़रीदता उसके ऊपर जाएंगे। मतलब आप 1 केजी 10 रुपये था कल तक, इसके वजह से नहीं मिल रहा, 15 रुपये हो गया, उसको प्रोडक्शन कास्ट ही 15 रुपये हो गया। तो उन्हें मार्केट में गए तक वो 20-25 रुपये का हो जाता, पूरे बीच जितने भी बीच में कमीशन एजेंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ 15 वाला अल्टीमेटली इनको 20 रुपये को बेच रहा, 20 रुपये को जाके 25 रुपये, जबको आपको 16 रुपये को मिल रहा, तो 9 रुपये का डिफरेंस आ गया। किसके पास आए तक, अल्टीमेटली डेयरी के फार्मर तक आए तक।
फार्मर उसको खिला के दूध निकाल के सब करने के बाद में फिर चारा बढ़ गया तो दूध का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ा के बाहर जो भी डेयरी से उसके पास खरीदने आते उनको जो है 1 लीटर 1 रुपया 2 रुपये जो भी है रेट बढ़ा के ही बेचेंगे उन। जी हाँ। तो फिर वो जो ख़रीदा उसको भी प्रोसेसिंग वगैरह करने के बाद मुना और 2 रुपये उसको ऐड करके मुनाफा, तो ऑटोमेटिकली आपको आए तक कितना होता। ये तो एक्चुअली 10 पैसे 20 पैसों से शुरू होता है दूध के मामले में। जो अंडे का मामले में क्या हो गया, आपको इमीडिएटली 2 रुपये का बढ़ोतरी तो दिख रही रिटेल मार्केट में। तो ये पूरा असर किसकी वजह से है, क्योंकि आप ऐसा कर दिए कि भाई जो चीज़ रोज़मर्रा के आम लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ मतलब ज़बान है, सो इंसानों को भी नहीं, बेज़ुबान जानवर खाने के चीज़ के ऊपर भी जो है आपका फैसले का असर दिख रहा। तो वो लोग का मगर ग़िज़ा कम हो गया तो दूध देना छोड़ देते, तो मजबूरी तो डायरेक्टली फिर वो भी आम आदमी पे ही पड़ता है उसका असर। तो वही मैं बता रहा हूँ। फिर आपको अंडा का दाम अगर पोल्ट्री फार्मर बढ़ा के बेच रहा तो उन्हें फीड ज़्यादा रेट से खरीद रहा तो वो इमीडिएटली उसमें कॉम्पनसेट कर लेने की कोशिश करता ना भाई। जो नुकसान यहाँ पे हो रहा तो वहाँ पे आप पूरा कर लेने की कोशिश करते। तो उसी तरह तो आपको आम आदमी के ऊपर ही मतलब आपके रसोई तक पहुँच रहा। ये लोग एक फार्म टू क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल, फार्म टू होम जैसा बोल रहे हैं ना। अब जो भी फार्म में जो भी असर हो रहा, अब फार्म वाले को क्यों असर हो रहा, होम तक आए तक क्यों, ये पूरा चेन में। क्योंकि फार्म में ही आपको वहाँ पे मक्का उगाने के बाद में सीधा जाके पहले ये रूट पे जाके फैक्ट्री को जाता था कैटल फीड बनने के वास्ते, उसके बजाय इधर गन्ने के फैक्ट्री को चले जा रहे। मतलब गन्ने के साथ साथ में मक्का भी जा रहा और उसके साथ टूटे चावल भी जा रहे। तो ये 3 चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट्स है। एक तो गन्ना शक्कर के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट, और ये 2 चीज़ें जो है कैटल फीड के लिए और पोल्ट्री फीड के लिए। फिर असर किसके ऊपर हुआ, आपके घर पे छुआ। सही है, ये है जी। तो जाकिर सर, तो अगर हम अभी तक की जो बात कर रहे थे इसके साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कहा जाता है कि भारत जो लंबे समय तक चीनी एक्सपोर्ट करता रहा तो अब चीनी इंपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। तो अगर ये सही है ये बात, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये सप्लाई मैनेजमेंट का मुद्दा है या इथेनॉल पॉलिसी का असर है, या फिर जो है एक बड़ी पॉलिसी चेंज के रूप में देखना चाहिए? मेन जो है गवर्नमेंट का ये बिना सोचे समझे एक बेवकूफ़ाना बोला मैं इसीलिए बेवकूफ़ाना ये जो पॉलिसी है। तो इसमें क्या हुआ, ये आप मेन इंग्रेडिएंट वहाँ पे करने के बाद में पहले खाली शक्कर के बारे में यानी चीनी के बारे में बात करेंगे। इंडिया में अभी तक मतलब 1-2 बार भी इंडिया जो है इंपोर्ट कर ली, मगर इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट में शक्कर को लेके एक है वन ऑफ दी एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ से आयात करने वाली मतलब एक्सपोर्ट करने की कंट्रियों में एक वन ऑफ द कंट्री है। यहाँ से बड़ा पैमाने पे तकरीबन चीनी यहाँ पे 1.33 लाख करोड़ टन्स 1,33,000 टन या 33 लाख टन सब्जेक्ट टू करेक्शन 1.33 करोड़ टन्स शुगर जो है सालाना एक्सपोर्ट होता था जी। तो क्या हुआ, ये एक मौसम के बारे में भी बोला था ना, एल नीनो का इफेक्ट हो रहा मौसम के ऊपर। एल नीनो का इम्पैक्ट बोलते हैं उसको। वो कुछ हीट वेव्स आना, बारिश कम हो जाना, ये सब जो है वो टेक्निकल टर्म्स में बारिश कम होती इस साल ये पूरा चल रहा था ना। 149 ईयर्स के बाद में फिर एल नीनो का इफेक्ट आया सब बोल के। तो उसके वजह से क्या है, नवंबर से पहले ही शुगर केन का मतलब गन्ने का फसल के ऊपर असर हुआ और फसल का जो है उगाई कम हो गई, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया गन्ने का बोल के नोटिस कर दी गवर्नमेंट, मालूम है। उससे पहले ही मतलब ये हो रहा असर हो रहा बोल के ही एक चंद 20-25 लाख टन जो है मेट्रिक टन इमीडिएटली एक्सपोर्ट को परमिशन दे दिए एक। और दूसरा ये है, ये परमिशन दे दी, उसके बाद में भी फिर 2025 नवंबर में भी ये हुआ था। उसके बाद फरवरी में 10 लाख टन फिर एक्सपोर्ट का परमिशन दे दी गवर्नमेंट। इसके वजह से ये आपके पास जो है शुगर का स्टॉक कम हो गया। ये नहीं, इसको हट के और एक बात क्या है बोले तो सालाना एक 30% ऑफ दी बोले तो 30 से लेके 40 लाख टन तक जो है रिजर्व में रहता है शुगर। क्योंकि बोला बताया था ना, कभी भी कुछ किल्लत आ गई
तो मार्केट में जो है इंटरवेंशन करके रेट्स स्ट्रीमलाइन करने के वास्ते मार्केट में रिलीज़ करते थे। उसमें से भी चंद हिस्सा जो है इथेनॉल के लिए भेज दिए, तो क्या हो गया, गोडाउन खाली हो गई। खाली हो गए जी। तो ये बात किसको मालूम होती है? सर- होलसेलर को मालूम होती है। हाँ। तो यहाँ पे आप थोड़ी जी जी जी। तो होलसेलर को मालूम हो जाती है यहाँ पे। तो इमीडिएटली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मार्केट में रेट बढ़ना शुरू हो गया। और अब उसके बाद में क्या हुआ, इमीडिएटली ये लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रहता, उसके नज़र में आया कि भाई पूरा पानी जो है सर से गुजर जा रहा, अब मुश्किल हो जाती। तो इमीडिएटली क्या करे, पूरे लोगों को 10 लाख टन से भी ज़्यादा, 15 दिन से भी ज़्यादा स्टॉक आप नहीं रख सकते बोल के इमीडिएटली एक ऑर्डर निकाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी जी। उसके बाद में क्या करे, इंपोर्ट के इमीडिएटली एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दी, या उल्टा एक 10 लाख टन इमीडिएटली ड्यूटी फ्री से इंपोर्ट कर लेने के वास्ते। तो आपका मेन मकसद क्या था, क्रूड ऑयल हम डॉलर से खरीद रहे, ओके, डॉलर बचाना है तो उसके अंदर एथेनॉल मिक्स करके बेचे तो हम डॉलर बचा सकते, मतलब क्रूड ऑयल खरीदना कम कर सकते बोल के बोले थे। आपका मेन यही वही है ना। तो अब आप क्या कर रहे हैं, फिर वही डॉलर दे के शक्कर ले। ये कहाँ से अक्लमंदी है, ये कौन सा तरीका है ये? क्योंकि जबकि जो है पूरा अब ग्रीन एनर्जी और ये डॉलर बचाने का है ना, अब बीजेपी हुकूमत आके 12 साल हुआ। ये 12 साल में आप पूरा इथेनॉल का पिछले 3-4 साल से जो कर रहे हैं, पूरे इसमें आप कितने लाख डॉलर्स बचाए होंगे? 1.97 लाख डॉलर सिर्फ। बोले तो 4 से भी 5% भी कम आता बचत करें आप। पहले बोल रही हो कि हम 1.97 लाख करोड़ आदा कर दिए फॉरेन एक्सचेंज बोल के, पीआईबी से प्रेस रिलीज वगैरह वगैरह कर दिए, मगर उनका खुद का पोल कौन खोले? फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन, उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई नहीं, हमारे कुछ 4 से 5% का भी फ़ायदा नहीं हुआ इससे बोल के। और दूसरी बात है कि भाई इथेनॉल अगर यूज़ करने से आपको क्या बता रहे, नहीं कुछ भी नहीं होता, इंजन के ऊपर आप असर बोल के, उसको भी इकोनॉमिक के हिसाब से जो वही सेम नागेश्वरन के बयान के मुताबिक इंडिया में 8 करोड़ 2 व्हीलर्स जो इथेनॉल के वजह से इम्पैक्ट होते हैं और वो इथेनॉल के से वजह चलने से लायक नहीं है वो बोल के। तो फिर आपका अब तो रोज़ आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, मेरी गाड़ी रुक गई, मेरी माइलेज कम हो गया बोल के। तो आप पहले बताए कि 30% माइलेज कम हो जाता बोल के लोग गड़बड़ कर रहे, तो नहीं माइलेज पर असर ही नहीं होता बोले। उसके बाद क्या बोले 3% से लेके 5% तक माइलेज का असर होता बोल के। फिर मतलब आपको कुछ भी क्या होने वाला है कुछ नहीं सोचे, इमीडिएटली ये पूरा अब इंपोर्ट कंट्री जाके एक्सपोर्ट कंट्री जाके अब इंपोर्ट कंट्री हो गया। डॉलर बजाते बोल के जो है खुद जेब से डॉलर लेके आप शक्कर खरीदने की नौबत आ गई आपको। तो इसमें कहाँ पे अक्लमंदी है, किधर से है ये? तो सर इसी रिलेटेड एक सवाल जी। वो जो जिसे आम लोगों को राहत मिलने की जो उम्मीद बताई जा रही है, ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट की बात हो रही, जब भी बात कर रहे थे, तो वो हमारे व्यूवर्स को ज़रा साफ़ सुथरा तरीके से बताइए कि वाकई बाज़ार में चीनी के दाम कम हो सकते हैं या इसका असर सीमित समय तक ही देखने को मिलेगा? देखिए अभी तो फिलौकत अगर वो 10 लाख टन आ गए होंगे, अभी आप रास्ते में है, ट्रांसपोर्ट में है, उतर गए, क्या है अभी उसके बारे में मेरे को उतना इमीडिएटली आपके पास 30 लाख टन से भी ज़्यादा आप गोडाउन में रखा हुआ माल आप खाली कर दिए गोडाउन। अब वो मार के आना, अब वो ड्यूटी फ्री बोले तो क्या है, आपको डायरेक्टली आपके 1 रुपया कम हो सकेगा, 2 रुपये कम हो सकेगा। मार्केट में ऑलरेडी तो स्टॉक होल्ड कर दे के रहता, कहीं गायब भी हो जाती, अब आप छापा मारे तो भी नहीं मिलती तो मार्केट में। और उसके हटके और एक बात है कि भाई इंडिया जैसे कंट्री में शुगर की किल्लत आने वाली है बोल के अगर इंटरनेशनल मार्केट में मालूम हो गया तो इंटरनेशनल उन रेट बढ़ा के ही बेचा ना तुम्हारे को। जी। अब ऑलरेडी आप 4 आने का चीज़ अब आप 12 आने खरीद के ही ला रहे हैं वहाँ से जी। आप बोल रहे आम आदमी को वही रेट को सप्लाई करेंगे बोल के, मगर जब आके मार्केट में आए तक 5 रुपये कम होता, 2 रुपये कम होता, 3 रुपये कम होता, वो देखा जाएगा ना जब आपको एक्सपीरियंस होगा। अभी तो पिछले 20 दिन से आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम मार्केट इंटरवेंशन करके इतना टन मार्केट में छोड़ रहे बोल के। हम इंपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट करके अभी मार्केट को नहीं आया ना, मार्केट को आने के लिए और फिर
72 घंटे लगेंगे जी या 24 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, 48 घंटे लगेंगे, कब तक लगेंगे, ये भी टाइम देखना है। ये पूरा इम्पैक्ट ये है। तो कॉमन मैन को इमीडिएटली आपको जो है रुपया 1.5 रुपये की राहत या 2 रुपये की मिलेंगे होंगी, तो इमीडिएटली ये जो है 70 रुपये से इमीडिएटली 70 रुपये से एक आध रुपये पुराने कम करने से, जी 50 रुपये का रेट को तो नहीं आता, जी जी इमीडिएटली 20 रुपये तो कम नहीं होता आपको। जी हाँ हो सकता है 2-3 रुपए की राहत मिलती होंगी, मगर इस बीच में आपको ये बाकी की चीज़ अभी ना है। पंडा भाई आप रेट खरीद रहे, जी अब अपन शक्कर के बारे में बात कर रहे, फिर अब वो मक्का का किस तरह उसको वो कैसा भर्ती करेंगे उसका। अब ये जो ब्रोकन राइस है उसमें भी क्या है, ये उसके वजह से ये जो आटा वगैरह रहता है ना, मक्का का आटा, उसका भी 10% से 16% तक रेट बढ़ गई पूरे ब्रोकन राइस का। मतलब कनकी भी कई लोग खाते ना, उसका जावा बना के, वो भी कई लोगों का ग़िज़ा है वो, सिर्फ ना मुर्गी और गाय भैंस का तो नहीं है, गरीब लोग का वो भी उसका भी बना के खाने के वाले हैं। तो फिर उनके ज़िंदगियों पर असर हुआ ना। जी तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है आपका, ये इसका नतीजा है। वो बोलते वो रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग टाइम पर ना कुछ आप परफेक्ट प्लानिंग के बगैर प्लानिंग के लिए वैसा डिसीजन। हाँ तो सर आखिरी सवाल ये है कि पिछले कुछ समय से फूड वर्सेस फ्यूल की बहस काफ़ी तेज़ हो रही है। एक तरफ इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है, दूसरी तरफ खाने की चीज़ें कोई बढ़ते दाम। तो आपके हिसाब से इस पूरे मुद्दे को किस नज़र से देखना चाहिए? क्या E20 पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या फिर इस डिबेट को अलग तरीके से समझाने की ज़रूरत है जनता तक, ताकि वो लोग हकीकत को समझे? देखो ये एक चीज़ है कि भाई E20 का जो भी डिसीजन है उसको रोल बैक करो बोल के डिमांड कहीं से हो रहा। कई लोग अभी तो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज कर रहे, टैक्सी वर्कर्स, ऑटो वर्कर, जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस है पूरे लोग कर रहे, आम आदमी भी जो है मेरी गाड़ी मुतासिर हो रही। और ख़ुद इकोनॉमिक एडवाइज़र का ये है कि भाई जो 8 करोड़ व्हीकल्स जो है उसको मेन कार्बोरेटेड बेस्ड है, जो कार्बोरेटर जो है ये एथनॉल के लिए वो सूटेबल नहीं है जी। तो अब उसको चेंज करना है। उसी तरह सभी अब फ्यूल इंजन ये तो कार्बोरेटर बेस्ड चलता है टू व्हीलर्स, तो बाकी के गाड़ियों में भी जो है फ्यूल इंजेक्शन रहता ना, वो भी मोटर रहता, मोटर से इंजेक्ट होता है वो। तो ये पूरे जो है इथेनॉल के सूटेबल नहीं है। सिर्फ ये 8 करोड़ व्हीकल्स को अगर आप इथेनॉल को सूटेबल करने के लिए 20 साल लग जाते थे, तो फिर आपको हुकूमत किसके वास्ते काम कर रही है आप? यानी एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के काज के लिए काम करते, या किसी इसके लिए? अब देखो ये पूरा मोलासिस, अब मोलासिस अमेरिका से इंपोर्ट करने वाले हैं बोल के अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट था जी। तो मतलब इथेनॉल के पीछे भी फॉरेन हैंड है जी। हाँ, कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा, क्योंकि अपोजिशन के स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इसमें भी ट्रंप का हाथ है, ट्रंप के दबाव में आके इंडिया ये पूरा कर रही बोल के। तो मोलासिस से डायरेक्ट फ़ायदा किसको हुआ? ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में वगैरह आ गया था, और उन्होंने जाके जो है कोर्ट को जाके कार्डर लेके आए कि हमारे नाम अगर लिए तो जो है हम केस कर देंगे बोल के। तो एक मिनिस्टर साहब लाली है जी। तो उनके ख़ानदान को कुछ हुआ बोल के कोई ले लिए, तो और एक इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी ये सब हुआ था। तो अब ये लोग क्या है, एक तरफ से जो है जो भी इथेनॉल के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठा रहा उसको डराना धमकाने की कोशिश कर रहे किया जा रही, लोग डिमांड कर रहे उसको रोल बैक करो बोल के। तो आप कंपलसरी अब इसीलिए ना, तो आप काकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट के बाद में इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश करें। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ इधर उधर बात करना है, इथेनॉल पॉलिसी है वो ही है बोल के। तो लेकिन अभी तक कोई ठोस डिसीजन ऐसा नहीं हुआ कि हम रोल बैक कर रहे हैं, या नहीं तो उसके ऊपर जो है री थिंकिंग कर रहे बोल के अभी तक नहीं आया। लेकिन एक तो है कि अब कांग्रेस पार्टी भी अनाउंस कर चुकी, राहुल गांधी का भी कहना है कि भाई हम इथेनॉल का मामले को लेके हम एक मुहिम चलाने वाले हैं बोल के। बाकी के अपोजिशन पार्टीज भी बोले, ट्रांसपोर्ट वाले भी होते। तो डेफिनेटली आगे चल के ये होगा, तो गवर्नमेंट को जो है आज या नहीं तो कल इसके ऊपर नज़रसानी मतलब रिव्यू करना ही पड़ेगा। तो इमीडिएटली आप एक ज़बरदस्ती एक आपके फ़ायदे के लिए, आपका क्या फ़ायदा हो रहा, आप मतलब एक हुकूमत कोई डिसीजन लिए तो
डेमोक्रेसी में फ़ायदा किसको होना, प्रजा आवाम का को होना, होना चाहिए, जी प्रजा हाँ। को होना। जी हाँ। या तो प्रजा उसके खिलाफ में है, फिर हम्म, भी आप उसके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। तो क्या होता है जनरली तो किसका फायदा है कि वहाँ आवाम को मालूम हो जा मालूम रहा। हो जाता, आज नहीं तो जी कल उसके पूरा एक एक के बाद एक पर्दा जी। फाश होते आता। तो अब जो है अब ज़बरदस्ती अब आप भी पेट्रोल वही कॉस्टली पेट्रोल ही खरीद रहे। मतलब इसके वजह से क्या हो गया बोले तो पेट्रोल का अब कितना रेट है बोल के वो लोग आवाज़ पुकारा करना छोड़ दिए। हम्म, अब कौन सा पेट्रोल लेना मसाइल में डाल दी गवर्नमेंट है। सही। जी, जी हाँ। तो तो ओवरऑली जो है तो गवर्नमेंट साकी सर, जी इस जो पूरे मुद्दे को आप जो है इतनी साफ और आसान भाषा में समझाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने चीनी के दामों से लेकर इथेनॉल पॉलिसी, अनाज के इस्तेमाल और आम आदमी पर पड़ने वाले असर तक हर पहलू को स्पष्ट तरीके से समझाया। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को इस डिस्कशन से इस पूरे मुद्दे को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस डिस्कशन से एक बात तो साफ है, जब किसी पॉलिसी का असर सीधा रसोई तक पहुंचने लगे तो सवाल पूछना ज़रूरी होता है। चीनी के दाम बढ़ने की असल वजह क्या है? इथेनॉल पॉलिसी का इसमें कितना रोल है? और आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? इन सवालों के जवाब पर बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अब आप बताएं, क्या आपको लगता है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है, या फिर आपके हिसाब से बढ़ते दामों के पीछे कोई और बड़ी वजह है? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कैंडिड टॉक्स के करंट अफेयर्स का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। आप देख रहे थे कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।